सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सुबह सभी मंदिरों में पूजा आराधना हो रहे थे। सुबह का टाइम था। मैंने अपना एक बैग लिए हुए बस स्टॉप की तरफ निकल गई। मुझे अपने एकेडमी जाना था, इसलिए मैं बस स्टॉप पर पहुंच गई। इंतज़ार कर रही थी बस स्टॉप पर। वहां एक पेड़ था। उस पेड़ के छाए में बस का इंतज़ार करने लगी। अचानक दो लोगों पर मेरी नज़र पड़ी। एक दूसरे को हल्के फुल्के धक्के देते हुए आगे चल निकले। मेरी नज़रों को इन दोनों से हटाना था कि अचानक रिक्शा आ पहुंच गया और मैं रिक्शा में सवार होकर उन दोनों के बारे में सोच रही थी। ऐसे किस्से तो रोज़ देखने को मिलते हैं, मगर मेरी सोच उनकी तरफ जाने की एक ही वजह थी, क्योंकि वह दो लोग थे। उनमें से एक लड़का और एक हिजड़ा लड़की थी। रिक्शे में बैठे 1 मिनट भी नहीं हुआ कि वही लोग सामने खड़े रिक्शे का इंतज़ार कर रहे थे और एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। दोनों को देखकर मैं समझ गया कि कोई समस्या जरूर चल रही है, लेकिन वह लड़के को रिक्शा के पीछे वाली सीट पर जगह नहीं मिली, तो वह मजबूरन एक ड्राइवर के साथ बैठ गया और हिजड़ा लड़की मेरे साथ बैठ गई। मैं बहुत गौर से दोनों को देख रही थी। हिजड़ा लड़की बेचारी के हाथ पर चोट लगी थी। चोट ताजी दिख रही थी। लगता था कि आज का ही जख्म है, आज का क्या बल्कि अभी का है। लड़का बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देख रहा था। काफ़ी गुस्से में था, मगर लोगों के सामने कुछ नहीं कह सकता था, बल्कि कुछ बोल भी नहीं सकता था। बस वह दोनों 2-3 मिनट के बाद हिजड़ा लड़की के मोबाइल पर कॉल आई। पर्स मोबाइल से निकालकर धीरे में कुछ शब्द बोलने का बाद फ़ोन काटते हुए एक शब्द बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ। एक तो मैं दोनों की लड़ाई से हैरान थी, उनके किस्से हैरानी थे, मगर उससे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब हिजड़ा लड़की ने गाली दी, शब्द निकाले। समझ गई कि मैं भी एक हिजड़ा हूँ, मगर वह बात नहीं कर रही थी। शायद मुझे भी जमाने की इन बदबूदार कैरेक्टर वाले लोगों जैसा समझ रही थी, जिनके हाथों से वो लालच टपक रही थी। मगर उसने तो बात नहीं की, मगर मैं बात करने की कोशिश कर रही थी उस हिजड़ा लड़की से, और बदकिस्मती से मैं खुद भी एक हिजड़ा थी। मुझे पता था कि यह एक जमाने वाले हिजड़ा को कितनी घटिया निगाहों से देखते हैं और उनकी गालियों के नीचे दिन गुजारना पड़ता है, मगर हम दोनों को एक दूसरे की पहचान की। उसके बाद मैंने बात करने आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा बताइए आप उस लड़के को साथ क्यों झगड़ा कर रही थी? कहने लगी, क्या बताऊं, बहुत लंबी स्टोरी है। जब उसने ये बात कही तो मैं लंबी स्टोरी है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने फिर उससे पूछने की कोशिश की। कहने लगी, सबसे पहले मेरी बदकिस्मती जो कि मैं एक हिजड़ा पैदा हुई, और उसके बाद दूसरी बदकिस्मती एक ऐसे मोहल्ले में मेरी पैदाइश हुई जहां मुझे मुश्किलों से ही लोग इंसान समझते हैं, और मेरी तीसरी बदकिस्मती कि मुझे बचपन में ही मेरे को बेघर कर दिया था। अच्छा क्यों, आखिर क्यों तुम्हें बेघर किया था? वजह क्या थी? कहने लगी, वजह यह है कि मैं एक हिजड़ा हूँ और हिजड़ों को तब घर में रहने देंगे जब उन्हें इंसान समझेंगे। अब तक तो हमें कोई इंसान ही नहीं समझता, तो घर में क्या रहने देंगे? मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है घर में मेरी किसी के सामने इज्जत नहीं थी। मेरे सारे भाई बहन मुझसे अलग थलग थे और जो भी चाहते थे मेरे साथ कर सकते थे, मगर मुझे हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों को कुछ बोलने की। मैं बाकी बहन भाइयों की तरह अपने कपड़ों को अलमारी में नहीं रख सकती थी, बल्कि मेरे कपड़े को एक पुरानी चादर में बांधकर घर के कोने में रख देती थी। खैर मैं हर दर्द को बर्दाश्त करती रही। मैं जानती थी कि वक्त हमेशा रुकता नहीं, वक्त बदलता है, और वह मजबूर थी, क्योंकि जब मैं घर से निकलती थी तो मोहल्ले वाले लोगों की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंचती, गंदी तरह से आती थी। देखो वह जा रही है, गालियों के शब्द निकालते थे मेरे कानों को चीरते हुए। मुझे बहुत तकलीफ होती थी उस आवाज़ से, मुझे घर से निकलने ही नहीं देती। यूं ही वक्त गुजरता रहा। सब मुझे तंग और परेशान हो गए थे, और एक दिन सब ने राय करके मुझे घर से घसीट कर निकाल दिया। सुबह 8 बजे थे जब मुझे घर से निकाला गया। एक तो माँ जैसे नाम मेरे ऊपर से साया उठ गया था, क्योंकि मेरी माँ पैदा करके इस दुनिया से चल बसी थी और पापा बाहर विदेश में चले गए थे। जब मैं घर से निकाली गई तो मेरे हाथ में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े दिए गए। ना मेरी आवाज़ और ना मेरी चीज़ें।
मेरे काम आई। मुझे दिल से सबसे ज़्यादा एक चीज़ की अफसोस हो रही थी कि मेरी माँ इस दुनिया में होती तो मुझे घर से कभी नहीं निकलने देती। आंखों में आंसू की समुंदर बह रहे थे। पन्नी में 2 जोड़ी कपड़े हाथों में लिए मोहल्ले से निकल आई। मैं अब बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके साथ रहूं। लेकिन उस वक़्त तो मैं मोहल्ले से निकल गई, मगर मुझे आना ज़रूर यहीं पर था। घर से थोड़ी ही दूर पर एक मार्केट था। मैं मार्केट चली गई। वहाँ मोहल्ले का एक बूढ़ा आदमी बैठता था। मैं अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को बढ़ाते हुए पहुंची। अंकल नमस्ते। तुम कैसी हो? सब ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। कहाँ से आ रही हो? अंकल ने सवाल की और मैंने सारा अपना किस्सा सुना दिया। अंकल बहुत अफसोस से उठ कर गए वहाँ से। अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो, मैं यूँ गया और यूँ आया 5 मिनट में। अंकल वापस आ रहे थे तो दोनों हाथों में 2 गिलास लेकर आ रहे थे। अपने लिए सेब और मेरे लिए अनार का जूस। दोनों गिलास टेबल पर रखते हुए कहने लगे, आपके लिए एक अच्छा राय है मेरे पास। जी अंकल, मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा तो बेटी, अगर तुम्हें घर से निकाली गई हो तो मैं तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। गली नंबर 5 में एक मकान खाली है। वे 2 कमरे और रसोई और बाथरूम वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। बिजली, गैस, पानी सब चीज़ें आपको सारे सुविधा वहाँ पर मिलेगी। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ कहने वाली थी कि रिक्शा वाला बरस पड़ा। कब से स्टॉप पर पहुँच गए हो? तुम दोनों उतरो या नहीं? हम दोनों रिक्शे से उतर गए। मैंने उससे किराया देने से मना कर दिया। खुद किराया दी। अभी मैं स्टॉप पेड़ के नीचे दोनों खड़े थे, एक दूसरे के मुंह तक रहे थे। मैंने बातें करना शुरू की। तुम कहाँ जा रही हो? अभी मैं जा रही हूँ किसी दोस्त से मिलने, वहाँ कुछ काम निपटाने हैं। अच्छा तो आप एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ। रेलवे स्टेशन के पास एक होटल है, वहाँ चाय पीते हैं। वहाँ चाय बहुत अच्छा मिलता है और चाय पीते पीते मैं तुम्हारी स्टोरी भी सुनती रहूँगी। ठीक है, पर मैं हैरान हूँ, तुम इस ज़माने में होते हुए भी किस हिजड़ों के साथ बैठने को अच्छा समझते हो। जी मैं तो अच्छा समझती हूँ। अगर तुम ना समझ रही हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं चली जाती हूँ। हिजड़ा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने वैसे ज़माने वालों के हिसाब से बोला था। अच्छा तो चलो जी, चले। फुटपाथ पर चढ़कर दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए और मैं एक बार फिर से स्टोरी की तरफ चली गई। अच्छा तो बताएं, वे मकान का क्या हुआ जिसके बारे में अंकल ने आपको बता दिया था? दीदी, अंकल ने इंसानियत के नाते मकान मुझे दे दी। अच्छा, फ्री में नहीं है। उसने कहा ये पहला महीना है, फ्री गुजार लो और अगले महीने को कोई काम धंधा करके मुझे दे देना। 1000 रुपये किराया है। मैं राजी हो गई और मकान की चाबी मांगी। अंकल गिलास से आखिरी घूंट लेने के बाद जेब से एक छोटी सी रुमाल निकालकर मुंह साफ करते हुए कहने लगे, तुम तब तक इधर ही रहो जब तक मैं घर से चाबी लेकर आऊँ। ठीक है अंकल, मैं इधर ही हूँ। वही कुर्सी पर बैठी हुई थी कि एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था, भीख मांगने आया। उसने भगवान का नाम लेकर हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे तरस आया कि कोई हाथ अगर किसी के तरफ बढ़ता है तो कोई उम्मीदों के साथ बढ़ता है, और अगर कोई हाथ भगवान का नाम लेकर बढ़ाए तो उसे कभी खाली मत लौटाओ। मैंने अपने पर्स से 5 रुपए का सिक्का लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और मैं कहने लगी, बस मेरे लिए तू भगवान से प्रार्थना कर, मेरे बहुत सारे मुश्किलें कम हो जाएं। कहने लगा, ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे यकीन है मेरा भगवान किसी को मुश्किल में नहीं छोड़ता। तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते आसान कर देगा। कुछ छोटे बच्चे की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कि ये भी जुल्म का सताया हुआ है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अंकल पहुंच गए और साथ घर की चाबी भी लेकर आए। चलो बच्ची, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। घर सफाई करना है क्योंकि मैं पूरे 1 साल से घर की तरफ नहीं गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ होगा। मैं मदद करने तुम्हारे साथ आता हूँ। ठीक है अंकल, आ जाइए। गली नंबर 5 है और अंकल ने मकान खोल दिया। ये बात पूरा होने को था मगर हम स्टेशन वाले होटल पर पहुंच गए। मैं अपने हाथ से कुर्सी को साफ करके बैठ गई और उसके सामने वाले कुर्सी पर बैठने के लिए कहा।
कहने लगी, नहीं मैं आपके पास ही बैठती हूँ क्योंकि ये टेबल की चौड़ाई ज़्यादा है। अगर मैं सामने बैठ जाऊँगी तो मुझे बात करते वक्त ज़ोर से बात करनी होगी और ज़ोर से बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप चाहिए तो मैं आपके पास ही बैठती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। इतने में होटल वाला भी पहुँच गया। जी मैडम, क्या लेना पसंद करेंगी? जी भाई, 2 कप चाय और 2 नमकीन बिस्कुट ले आओ। स्टेशन पर ज़्यादा लोगों का भीड़ नहीं था क्योंकि रेल को 1 घंटा बाद स्टेशन पर आना था। थोड़े ही लोग थे। स्टेशन में लोगों को बहुत गौर से देख रही थी। गौर से देखने की वजह ये थी कि लोग वहाँ इस तरह नहीं दिखते हैं जैसा कि स्टेशन के बाहर दिखते हैं। जो लोग माँ बाप को छोड़ करके रो रहे थे, कुछ लोग माँ बाप से मिलकर खुश हो रहे थे, कुछ लोग यार की जुदाई में टूट रहे थे, कुछ लोग यारों से मिलकर खुश हो रहे थे और कुछ लोग लाल वर्दी में, जिनकी वर्दियाँ धूप में सड़क पर पीला हो चुके थे, मुझे किसी मंदिर के पुजारी लग रहे थे। तो कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, मस्जिदों में जा रहे थे। कहीं कुछ लोग खाकी वर्दी में थे, अपने फ़र्ज को अंजाम दे रहे थे, तो कहीं कुछ लोग सारी दुनिया से अलग बैठे थे। बड़ा अजीब मंजर था। धड़ाधड़ आहट की, हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। काफ़ी लंबी चुप्पी के बाद हिजड़ा बहन ने गिलास में पानी डालकर गिलास को मेरे सामने रखते हुए, मैडम पानी पी लीजिए। जी पी लेती हूँ। 2 घूंट पानी पीने के बाद मैंने अपने बचे हुए पानी कुर्सी के पीछे लगे हुए पौधे के नीचे डाल दिए और फिर गिलास को पानी से भरकर हिजड़ा बहन के सामने रख दिया। मैडम, तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं पानी खुद भी पी लेती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तो बताइए मकान का क्या हुआ? जी, तो मैं और अंकल दोनों को मिलकर बहुत खुशी खुशी मकान की सफाई की और अंकल ने 1000 रुपये का नोट मुझे पकड़ा कर निकल गए और कहने लगे, अगर कोई दरवाजे पर आए तब तक दरवाज़ा मत खोलना जब तक कि वे अपने बारे में बता ना दे ठीक से। अंकल, भगवान आपको खुश रखे। अंकल के साथ 1-2 घंटे बाद बहुत खुशी से, मगर बात सिर्फ मैं जानती थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है। दोपहर खाना खाने के लिए पास के होटल पर रोटियां, थोड़ा सा दाल लेकर आई। घर आई। खाना खाने के बाद एक ही दिमाग में बात चल रही थी कि मैं लोगों के सामने झोली फैलाऊंगी और लोगों से भीख मांगूंगी। ये फैसला मैंने तब की जब मुझे सब कामों से नाउम्मीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहाँ लोग जॉब कर सकते हैं, जिन लोगों का अच्छा जान पहचान हो, मगर मैं इस बदकिस्मती से भी पीछे थी। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मुझ जैसे हजारों लोग मेरे जैसे हैं और वहाँ 3-4 जगह पर कंपनियों में भी जॉब के लिए ट्राई की, मगर नहीं मिल सका। खाना खाने के बाद तो ताला लगाकर मार्केट चली गई। मार्केट से एक मेकअप का डिब्बा लिया और घर आकर मेकअप करके इलाके से दूर शहर में झोली फैलाना शुरू कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मैंने लोगों के सामने झोली फैलाना शुरू कर दी थी। दूसरे शहर में जाने की वजह ये थी कि वहाँ पर मुझे कोई ना पहचान सके। मैं कौन हूँ? जब मैंने लोगों के सामने झोली फैलाना शुरू किया तो लोग 5 रुपए के सिक्के हाथ पर रख कर 1000 दुआओं की भीख मांगते, तो कुछ लोग सैकड़ों नोट रख कर चुपचाप निकल लेते। कहीं कुछ लोग नशा भरे निगाहों से मुझे नोच लेते थे, कुछ लोग कुछ सिक्कों के बदले मेरे जिस्म को नोच लेते थे। यूं ही सूरज डूबता गया। मैं भीख मांगते मांगते घर से करीब आ पहुंची। बहुत प्यास लगी थी मुझे। वहाँ सड़क के किनारे एक गन्ने का जूस निचोड़ने वाला था। उसने एक गिलास रस लेकर पिया। जब गिलास रख रही थी तो अचानक उस बच्चे पर मेरी नज़र पड़ी। दिल ने चाहा उस लड़के से उसके बारे में सुनूं। यहाँ आओ बच्चे, वही भीख मांगने वाला बच्चा था जिससे पहले भी एक दफ़ा मिल चुकी थी। जी दीदी, क्या हुआ? मुझे गन्ने के रस पिला रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले बताओ मुझे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम्हें किसने भीख मांगने को भेजा है? दीदी, आप मुझे गन्ने का रस पिलाओ तो मैं बताता हूँ, वरना नहीं बताऊँगा। भाई, क्यों नहीं दीदी, मेरे माँ बाप स्वर्ग सुधार गए हैं और मैं अपने चाचा के घर में रहता हूँ। चाचा मुझे कहते हैं कि खाना बाहर खाओ, घर में सिर्फ सोने के लिए आया करो, तो इसलिए मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। अच्छा, तो ये माजरा है? हाँ, तो एक काम करो, आज से मेरे साथ रहो। ठीक है, तुम भीख नहीं मांगोगे, सिर्फ मेरे साथ रहो। ठीक है, आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। दीदी, मैं बिल्कुल आपके साथ रहूँगा। हाँ, अच्छा,
क्या तुम्हारे चाचू तुम्हें नहीं ढूंढेंगे? नहीं नहीं दीदी, 1 हफ्ते से सड़क किनारे भटक रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई पूछने तक नहीं आया कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। बस ये पहले इंसान तुम ही हो जो मुझसे पूछ रही हो। फिर ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, अपना नाम बताओ। दीदी, मेरा नाम सुनील है। आपका? जी, मेरा नाम रिंकी है। मुझे ये नाम पसंद नहीं है। यहाँ कहानी सुनाने के बाद कहने लगी, दीदी आप चाय तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ओहो सॉरी, चाय कब लिया मुझे पता ही नहीं लगा। ठंडी चाय को एक घूंट में पी लिया और बिस्कुट ऐसे ही प्लेट में छोड़ दिया। जी, तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। माफ़ कीजिए, लगता है कि आज आपका टाइम वेस्ट किया मैंने। नहीं दीदी, कोई बात नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुम ऐसे आदमी हो जो इतने गौर से मुझे सुन रहे हो। जी, तो वह लड़का पहले दिन से ही मेरे साथ रहने लगा और मैंने उसे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। मैं उससे एक कामयाब आदमी देखना चाहती थी, मगर बदकिस्मती 7 क्लास पढ़कर स्कूल छोड़ दिया उसने और उसके बाद 2 साल मेरी नज़रों से गायब हो गया। फिर 2 साल बाद वापस आया और मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। जब वापस आया तो नशे में डूबा हुआ था। जब भी उसे पैसे देती तो वह नशे में खर्च कर देता और मेरे साथ रोजाना लड़ता है और आज भी मुझे बीच सड़क पर लोगों के सामने घसीटा है पैसे के लिए। आज मैं परेशान हूँ। अगर सिर्फ पैसे मांगता तो मैं उसके लिए कहीं से भी पैसे लाकर देती, मगर बदकिस्मती से वह भी कह रहा है कि तुम एक हिजड़ा हो और ये घर मेरा है, इस घर से निकलो। उस हिजड़ा बहन की स्टोरी सुनने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चल निकले। जब मैं अगले दिन अखबार खरीदने अखबार वाले के पास गई तो सब न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर सुर्खियों में कुछ लिखा था कि दूसरी दफ़ा घर से निकालने पर हिजड़ा ने खुदकुशी कर ली। ये भी भगवान के दिए हुए इंसान हैं, तो इनसे नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी दोस्तों ये हार्ट टचिंग स्टोरी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।